स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बहू, भाई को लड्डू तो खिलाओ। छोटा सा। और ये लो तुम्हारी गिफ्ट। इतने सारे नहीं, हम नहीं लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी ना, नहीं। रखो। पागल हो तुम्हारे गए लिए। क्या? अरे बहू रख भी ले, आज के दिन बहनों का पूरा हक होता है। पर माँ जी, ये मुझे अपनी आधी तनख्वाह दे रहा है। अरे बहू, अगर तुझे नहीं चाहिए तो मैं राखी बांध देता हूँ इसे। क्या अभी कुछ भी बोल देते हैं। आंटी जी इसे समझाइए, मैं सिर्फ तनख्वाह पर जिंदा नहीं हूँ। और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वो तेरे लिए तो है। भाई मुझे जाना है, बस छूट गई तो अगली बस आधे घंटे के बाद। बेटा थोड़ा सब्र कर ले, तेरा साला आया हुआ है। अरे माँ, मेरा बॉस मेरा साला नहीं है, थोड़ा सा भी लेट हो गया ना हाफ डे कर देगा। हाँ तो पहुंच जाएगा ना, अभी टाइम ही कितना हुआ है। अगर आपने वो पैसे उस फ्रॉड स्कीम में नहीं गवाए होते तो आज मेरे पास बाइक होती, मैं आराम से ऑफिस जाता। अरे हाँ ठीक है, नहीं औकात थी तुझे बाइक दिलाने की, नहीं दिलाई। मैं भी जिंदगी भर बसों में घूमता रहा हूं, और जो दुनिया बसों में घूमती है उनका स्टैंडर्ड कम नहीं हो जाता, वो भी अपने ऑफिस टाइम पे पहुंचते हैं। शांत हो जाइए आप। क्या अभी सुबह सुबह ये क्या बात लेकर बैठ गए? ठीक है यार। बंटी, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। अब बहू तू मत शुरू हो जा। ला मुझे दो, रख लो। पर आंटी, बेटा तुझे शगुन करना था ना, तो हमारी बहू ने शगुन कर लिया। और बेटा अपने भाई को कुछ खिलाओगी नहीं? मैं अभी आई, आती हूँ। मुझे सुना कर गया है, बाप हूं मैं उसका बाप। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे ताने मार कर गया ना वो, तो उसे मैंने मोटरसाइकिल लेकर रही थी। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये। तेरे अकाउंट में कितने पैसे बोल? जरा धीरे बोलिए, गीता का भाई बाहर आया हुआ है, सुन लेगा तो। सुनता है तो सुन ले, उसी के सामने सुना कर गया ना मुझे विशाल। कब क्या फर्क पड़ता है? 7-8 हजार होंगे जी। हाँ तो कुल मिला के 22 ही तो हुए, कि 60 से कम थोड़ी आएगी मोटरसाइकिल। एक काम कर, अपने झुमके मुझे दे। मेरे झुमके नहीं देने वाली मैं। अरे इस बुढ़ापे में सोने के झुमके पहन के क्या करेगी तू? दे दे मुझे झुमके। मेरे झुमके मैं नहीं देने वाली। दे मुझे झुमके। कहा है मैं नहीं दे। छोड़िए बाबूजी, छोड़िए मेरे झुमके। क्या कर रहे हैं आप? माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब है और आप बैठिए माँ जी। इसी के बेटे के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम कर रहा हूं मैं। तेरे भाई के सामने जलील करके गया, मुझे ताने देकर गया है। ये देखिए। बहन जी, ये शम्मी की दुकान है। यहाँ की पहनी जीन्स शादी के जोड़े को भी मात देती है। हाँ देखिए बहन जी, एकदम परफेक्ट फिट होगा। ट्रायल कर लीजिए। तो बंटी इधर है भाई। हाँ जी। क्या हो गया? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? तू कल गया था ना अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, क्या हो गया? जी शमी भाई गया था, अगले महीने जीजा जी का बर्थडे है, उन्हें मोटरसाइकिल गिफ्ट करनी है। छोड़ यार मोटरसाइकिल, तू शम्मी का जीन्स गिफ्ट कर दे उनको, ओरिजिनल वाली। पैसा तनखे में से कटवा लियो, और क्या। नहीं शमी भाई, उन्हें मोटरसाइकिल ही देनी होगी, उन्होंने मांगी है। दहेज मांग रहा है क्या? कन्हैया से मैं बात कर लूं? देखिए शादी मैंने ही करवाई थी, मैं बात करूंगा तो समझ जाएगा वो। नहीं शमी भाई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर आपने वैसे ही मान इतना कुछ किए। आप फिक्र ना कीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। तेरे को पता भी है मोटरसाइकिल कितनी की आती है? अम्मा, आपको पता भी है मोटरसाइकिल कितने की आती है? अब मुझे जान के क्या करना है? अपने बाबूजी से पूछ।
जिन्होंने तेरी बात को दिल पे लगा रखा है कि तुझे मोटरसाइकिल दिलानी है। और अपनी इस धर्मात्मा बीवी से पूछ जो अपने भाई से कह चुकी है कि इस बार जीजा को जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलानी है। मुझे इन सब में बीच में मत घसीटो। बंटी सीखियोगा बाइक के लिए। चिल्ला मत, तेरी बीवी नहीं कहा है तो आपने रोका भी नहीं। तूने तो जैसे मेरी बेइज्जती करने का ठेका ही ले लिया। अब आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाइए। बेहतर यही होगा कि हम बंटी को मना कर दें। हाँ हाँ ठीक है, मना कर देता हूँ, उसमें क्या। मैडम दिल्ली वाली जींस भी पसंद नहीं आई क्या? 1 घंटा बर्बाद कर दिया बेकार में। अजी कन्हैया जी, जय बंसी वाले की। कैसा चल रहा धंधा पानी शम्मी? सब आप ही की कृपा है सर। बस आप ही के पैसे से तो चल रही है मेरी दुकान। वैसे कन्हैया जी, बंटी बता रहा था कि विशाल का हैप्पी बर्थडे आ रहा है तो उसका कमर का नाप भिजवा दीजिए, मैं भी 2 जोड़ी भिजवा देता हूँ यहाँ से एकदम ओरिजिनल। जीन्स नहीं यार, मोटरसाइकिल चाहिए। उसके लिए तो फिर बंटी को उधार देना पड़ेगा जी। हाँ तो दे दो ना। समझ गया कन्हैया जी, जय बंसी वाले की। और बंटी, हाँ जी। भाई मैंने पता कर लिया, 60,000 की आती है मोटरसाइकिल। बट शमी भाई, मैं 60,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? तो तेरा शमी भाई मर गया क्या? मैं दूंगा और क्या। नहीं शमी भाई, आपने वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ किया, बस कीजिए। ओए दया के देवता, एहसान नहीं कर रहा हूँ, उधार दूंगा उधार। तू ये बता गिरवी क्या रखेगा? गिरवी एक घर ही बचा है मेरे पास। तो बहुत है, काफी है। तू एक काम कर, अभी फटाफट जाके मोटरसाइकिल अपने जीजा को गिफ्ट कर दे। आते समय घर का कागजात ले आइयो। तो कर्जा चुकता हो जाएगा तो कागज वापस ले लेना, और क्या। तो सोच क्या रहा है? अपनी बहन से प्यार करता है कि नहीं? जी करता हूँ। जाओ, बहू को घुमा ले आओ बाइक पे। जाओ जाओ। जी कन्हैया जी, बंटी अपने घर के कागजात मेरे पास गिरवी रख गया है। बहुत सही है। वैसे कितने का होगा वो मकान? अब पुरानी कॉलोनी में है तो पुराने जमाने जैसा ही है, एकदम बड़ा सा। वैसे भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब नजदीकी है। कन्हैया जी, कम से कम 70-80 लाख का तो होगा ही होगा। बंटी को कर्ज में इतना डुबो दो कि वो मकान हमारा हो जाए। मतलब कन्हैया जी, बंटी तो आपको घर बाद में देगा, आप उससे पहले ही उसमें इंटीरियर करवा रहे हो। जय बंसी वाले की। तो समझ गया है ना? जी कन्हैया जी, बिल्कुल समझ गया। लेकिन मैं क्या कह रहा था, ये साथ वाली जो दुकान है मैं खरीदना चाह रहा था, तो आप इन्वेस्ट करोगे? अरे इसीलिए तो तुझे ये मंत्र दे रहा हूँ। बंटी को कर्ज में डुबोने का काम मेरा। उसके बाद तुझसे औने पौने दामों में वो मकान खरीद देना, फिर मैं वो मकान बेचकर तुझे पास वाली दुकान खरीद दूंगा, ठीक है? मैं समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया कन्हैया जी। जय बंसी वाले की। जय बंसी वाले की। जी देखिए जी, मैं आपको बंटी का मकान बेचने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। सुषमा, तुम बात समझ नहीं रही हो। क्या हुआ? सर चकरा रहा है। अरे सुषमा, सुषमा क्या हुआ? पर बाबूजी, बंटी ऐसे कहाँ से लाके देगा? देखना बहू, तेरी सास की तबीयत कितनी खराब हो रही है। डॉक्टर ने सख्त ताकीद की है कि इसे इस गर्मी में किसी ठंडी जगह पर ले जाएं। अब ठंडी जगह तो सिर्फ विदेश में बची है, वहां जाने आने में तो 2-3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? बेटा तो कुछ भी करके बंटी से बात कर, उससे बोल के इस घर में एक एसी लगवा दे। पर
बाबूजी बंटी एसी कहाँ से लाके देगा? पैसे नहीं है उसके पास। अरे मर जाएगी तेरी सास, मेरी पत्नी मर जाएगी गर्मी में। बहू, मर जा तू। बाबूजी! तेरे बच्चे को तेरी कोई फिक्र नहीं है। बाबूजी! मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे इसे मार देने दे बेटा, इसे मर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं तो हम बंटी से बात करेंगे। इतनी जोर से क्यों दबाया? सॉरी यार, सॉरी। जरा शमी को फोन करना। जी कन्हैया जी, जय बंसी वाले की। बंटी है ना? हाँ हाँ है ना। कुछ हो गया क्या? नहीं, उससे बात करनी है, बात कराइए। जी 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 जी, अभी बात कराता हूँ, स्पीकर में देता हूँ, लीजिए बात कीजिए। बंटी नहीं, वो बात दरअसल ये है कि गीता बिटिया को एसी के बिना नींद नहीं आती। अब हम ठहरे पुराने लोग, हम तो एसी के बिना गुजारा कर लेंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गीता बिटिया को एसी के बिना नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं कन्हैया जी, जो अपनी बहन से करे इतना प्यार, वो एसी से कैसे करे इनकार? दरअसल कन्हैया जी, आपने शम्मी की दुकान में फोन नहीं लगाया, आपने गीता बिटिया के मायके में फोन लगा दिया। लग जाएगा गीता बिटिया के कमरे में एसी, और वो भी आज ही। जय बंसी वाले की। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बोला? लगवा देगा। शम्मी भाई आपने कमिट तो कर दिया, पर एसी आएगा कहाँ से? एक बात बता बंटी, तेरी बहन की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में है तेरे लिए और कुछ? मैं पैसे दे रहा हूं ना, उधार चुकता कर दियो ये भी। और जब तक तेरा ये शमी भाई जिंदा है, गीता की आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए। उसे खुश रखा कर पगले। तू ही उसकी माता है, तू ही है पिता, है कि नहीं पता? जी शम्मी भाई। कर जल्दी कर। दहेज लड़कियों की जिंदगी से ऐसे जुड़ गया है जैसे हमारी सांसें हमसे जुड़ी हो। बहू के मायके से रुपया या कोई सामान ऐंठने की नीच नियत दहेज के खिलाफ चल रही सामाजिक जागरूकता की मुहिम पर भारी पड़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ताजा आंकड़ा कहता है कि साल 2014 में दहेज हत्या के मामले में बीते साल के मुकाबले 4.6% की बढ़ोतरी हुई और 8,455 बेटियां ससुराल जाकर दहेज के दानवों का शिकार हो गईं। कानून के संरक्षण और लड़की पक्ष की सजगता के बावजूद दहेज हत्या के मामलों में हो रहा इजाफा इस बात का सबूत है कि आज भी दहेज को लेकर बहुत से लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। गीता के ससुर कन्हैया भी उसी घटिया मानसिकता के शिकार थे। उनका लालच गीता के साथ साथ उसके भाई बंटी को भी एक बड़ी साजिश के भंवर में खींचने लगा था, और ये तो बस शुरुआत थी। नमस्ते विशाल भाई, कैसे हो? आज तो पक्का हाफ डे लगेगा। तो आप आज बस में चले जाइए ना। अरे उससे तो और भी लेट हो जाऊंगा मैं। क्या हो गया? कुछ नहीं, बाबूजी अम्मा को मोटरसाइकिल पर घुमाने लेके गए हैं, इसलिए। अरे तो उससे क्या हुआ? गए हैं तो वापस भी आ जाएंगे, इसमें टेंशन क्या है? तो इसी टाइम पे जाना था, मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे। अरे अरे आ गए। अरे अभी तक दफ्तर नहीं गया? जाता कैसे? बाइक आप लोग जो लेके थे शहर के लिए। ये क्या है भाई? अब तो अपने साले के सामने तो अपनी माँ की भी बेइज्जती करने लग गया। धौंस दिखा रहा मोटरसाइकिल की। ये पकड़ चाबी, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा तेरी मोटरसाइकिल को। वो अंकल जी, विशाल का ये मतलब नहीं। अरे यार तुम तो बीच में ना ही बोलो। साले एक मोटरसाइकिल क्या दे दी, हमारे घर में तो बंटवारा कर दिया। सड़ी सी मोटरसाइकिल दी, कोई कार नहीं दे दी। हे भगवान, इस घर में इस मोटरसाइकिल के नाम पर कलेश हो रहा है। माफ कर दे बेटा, हम अब बुढ़े हो गए हैं ना, हमें अपने शौक पूरे करने की इजाजत नहीं है। माफ कर दे तो तेरी माँ को मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए ले गया। अच्छा मैं भी चलता हूँ। बस मोटरसाइकिल ही दी है, कार नहीं दे दी जो मैं झुक जाऊं।
अम्मा जी, हमको तो लगता है बाबूजी को लालच आ रहा है। देखिए ना, अभी कार मांग रहे हैं। बहू, 2 व्हीलर पे ना सिर्फ 2 ही जन आ जा सकते हैं। अगर घर में कार होगी तो पूरी फैमिली एक साथ आ जा सकती है। तू अपने बाबूजी के चिड़चिड़े मिजाज को तो जानती ही है। इस घर के कलेश को ना अपने भाई को फोन करके खत्म करवा दे। मैं भी इन बाप और बेटे के झगड़ों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मतलब क्या है आपका? फोन कर बंटी को। हम बंटी को फोन क्यों करें? उससे फोन कर और कह के एक कार दिलवा दे, ताकि हम दोनों मिलकर शांति से रह सके। अम्मा जी, आपने हमें बच्चा समझ रखा है। आपकी इन गोल गोल बातों में मैं नहीं आने वाली। आपकी एक फरमाइश पूरी क्या कर दी कि आपको आदत ही पड़ गई। हमें लगा था कि बाबूजी ऐसे हैं, पर अब तो आदत तुझे नहीं पड़ी है बहू बनने की, इसीलिए ये हाल है। चल अब घुमा घुमा कर बात नहीं करती। हमें कार चाहिए। लगा अपने भाई को फोन। हम अपने भाई को फोन नहीं लगाएंगे। आपकी नाजायज सी डिमांड को वो पूरी नहीं कर सकता। ये तो हमारे बस की बात नहीं। अब आप ही देख लो। देखी था, अपनी सास की बात मान ले, वरना मैं तेरा ससुर, तेरे पिता की उम्र का। अच्छा लगेगा अगर मैं तुझे हाथ लगाता। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे अरे, ससुर है तेरे पति के पिता। दोनों के कद और काठी एक जैसे हैं। मान जा, वरना मैं इन्हें रोकूंगी नहीं। और आप क्या धीरे धीरे कर रहे हैं? हाँ, कस के झपड़ लो बाज की तरह। खबरदार, जो आपने हमें हाथ लगाया तो खबरदार। छोड़ दो, अब जाइए, हम देखते हैं। देख बेटा, अब भी समझा के कह रही हूँ। हाँ, जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। आखिर हम जो भी कर रहे हैं वो तेरी और विशाल की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। अब हमारा क्या है? हम तो आज है, कल तय हो जाएंगे। मुझे कार चाहिए बस। अरे तुम कार की बात कर रही हो सुषमा, मुझे तो बंटी का पूरा घर चाहिए। बड़े मौके की जगह है, बाय गॉड। हाथ लग गई तो वहां पे एक फैक्ट्री डालूंगा। ये सब तो तब होगा जब बंटी कर्जे में डूबेगा, और वो कर्जे में तब डूबेगा जब वो अपनी बहन को बहुत सारी चीजें लाकर देगा। वैसे अगर गीता अड़ गई और उससे हमारी बात नहीं मानी तो? हम बंटी के मकान में जाकर ही रहेंगे, चाहे इस बहू के साथ या फिर दूसरी। क्या हुआ? मैं अभी माँ बाबूजी से बात करके आता हूँ। नहीं, आप मेरी वजह से किसी से रिश्ता खराब मत कीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि ये बात हमने आपसे की है तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मैं बंटी को बोलता हूँ कि आज के बाद माँ बाबूजी की किसी भी जरूरत को पूरा करने की जरूरत नहीं। कल सुबह मैं बंटी से खुद बात करूंगी। आप इन सब में मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं? रुको। हाँ विशाल भाई। हाँ बंटी, मेरी बात सुनो। आज के बाद माँ बाबूजी या गीता की भी किसी भी डिमांड को पूरा करने।
बंटी तो सो जा, मैं सुबह बात करती हूँ तुझसे। अरे लेकिन बताओ ना बात क्या है? बोला ना तो सो जा, सुबह बात करती हूँ। वादा कीजिए, आप आज के बाद किससे कोई बात नहीं करेंगे, बस मेरा साथ देंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम माँ बाबूजी की किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करोगी। ठीक है। खाना खाया आपने? ठीक है, तो अभी सो जाइए, नहीं तो सुबह जॉगिंग में फिर लेट होगा। क्या हुआ? विशाल बेटा, बेटा बहू ने जहर पी लिया। गीता, 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 अरे एम्बुलेंस बुला, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है, ये सांस छोड़ चुकी है बेटा। गीता, 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 संभाल अपने आप को बेटा, अपने आप को संभाल बेटा। गीता, गीता, हाथ में लगाना, हाथ में लगाना, पीछे पीछे पीछे। मार दिया तुमने मेरी बहन को, तुमने मेरी बहन को मार दिया। दहेज के लालची लोगों, तुमने मारा ऐसे, तुम सबने मारा ऐसे। नहीं बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि गीता ने खुदकुशी की है। क्यों करेगी वो खुदकुशी? क्यों? तूने और तेरे कमीने माँ बाप ने मारा उसे। कल तू मुझे कुछ फोन पे बताना चाहता था, फिर गीता ने बताने से मना कर दिया। क्या बात थी वो? बोल, सच सच बता, मेरी बहन के साथ क्या हुआ? तो जान से बोल, कोई बचाओ मेरे बेटे को। संभाले, पकड़िए इन्हें। कमीने साले नहीं मारे, छोड़ मुझे। मार दिया। शमी, मैं पूछना चाह रहा था कि वो जो पड़ोस वाली दुकान तुम खरीदना चाहते थे, वो कितने की है? वैसे तो 30-35 का बोल रहा है, टेबल पे बैठेगा तो और टूटेगा। तो बातचीत शुरू करो, मैं तुम्हारी तरक्की देखना चाहता हूँ शमी। मैं भी कमी है जी, जय बंसी वाले की। दहेज के लिए हमारे देश में हर रोज करीब 23 हत्याएं हो रही हैं, यानी कि औसतन हर 1 घंटे में एक महिला सिर्फ दहेज की वजह से मौत का शिकार बन रही है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़ा कितना खौफनाक है। ये सोचकर दिल दुख और गुस्से से भर जाता है कि 1 घंटे के इस खास एपिसोड के अंत में जब मैं आपसे विदा लूंगी, तब तक देश में कहीं ना कहीं एक मासूम बेटी दहेज के दानवों की बलि चढ़ चुकी होगी। गीता की अचानक हुई मौत ने भी उसके भाई बंटी के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। सोचकर देखिए कि एक भाई जिसने अपनी बहन को खुश देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसकी लाश देखकर उस पर क्या बीत रही होगी। लालच की ना तो कोई सीमा होती है और ना ही लालची की हैवानियत की कोई हद। मोटरसाइकिल, एसी, कार, यहाँ तक कि बंटी का घर, सब गीता के सास ससुर उससे हड़प लेना चाहते थे। उनकी यही नीच नियत उन्हें एक पेशेवर अपराधी बना चुकी थी और गीता के बाद उनके जुर्म का दायरा अब बहुत तेजी से अपने पांव पसारने वाला था। हौसला रख बंटी, देख जो हो गया सो हो गया, शायद भगवान की यही मर्जी थी। मेरी चाबी हुई।
भगवान की ये मर्जी नहीं थी। कुछ तो गलत हुआ है उस घर में। मेरी बहन के खिलाफ किसी ने साजिश रची है। अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा, लेकिन उन्हें छोड़ूंगा। देख बंटी, जवानी के जोश में कोई ऐसा गलत सलत कदम मत उठा लियो। देख मेरी सलाह है, तू अपना मकान बेच के जितना भी पैसा मिलेगा वो लेके इस शहर से दूर कहीं चला जा और नई जिंदगी शुरू कर ले। नहीं शामी भाई, जब तक मैं अपनी बहन के कातिलों को सजा ना दिला लूं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अब तो बस जिंदगी का यही एक मकसद रह गया कि गीता के ससुराल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके एक एक को खत्म करूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं करी, कत्ल हुआ है उसका दहेज के चक्कर में। अब तो मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, लेकिन उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ शमी बोल। बहुत गड़बड़ हो गई कन्हैया जी। बंटी के सर पे खून सवार है। वो यहाँ तक कह रहा है कि गीता के कातिल को ढूंढकर उसका खून कर देगा वो। अरे कैसे कर लेगा, सारी दुनिया उसे सुसाइड मानती है। अब देख लियो कन्हैया जी, आपने पहले ही मकान के चक्कर में उसे फंसाया, फिर आपने गीता का मर्डर भी कर दिया क्योंकि उसने अपने भाई से डिमांड करना बंद कर दिया। अब इस चक्कर में तो मैं फंस रहा हूं ना कन्हैया जी। देखिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो गुस्से में कह कर गया, धमकी देकर गया है कि कल पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देगा। अबे करने दे जो करता है, हम यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे हुए। सारे के सारे सबूत हमने मिटा दिए हैं। देखिए, हम अपने भाई को फोन नहीं करेंगे, फिर चाहे आप दोनों हमारी जान ही क्यों ना ले लें। सोच समझ के बोलना बहू। देख, आखिरी बार समझा रही हूं, अपने भाई को फोन लगा और उससे कार मंगवा। पहले आप इन्हें जॉगिंग से आ जाने दीजिए, ये सारी बातें हम आपसे बाद में करेंगे। अब इसमें विशाल क्या करेगा? फोन लगा। कहा ना, हम फोन नहीं करेंगे। क्यों भाई, भाई को फोन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेगी? हम फोन नहीं करेंगे। इतनी बेदर्दी से मारा आपने मेरी बीवी को। बेटा शांत हो जा, धीरे बोल जरा। बेटा मैं तुझे समझाता हूं। देख बेटा, जो होना था वो तो हो गया। गीता गई तो गई, दूसरी आ जाएगी। और बेटा जरा सोच, जो भी आएगी वो हम सबके लिए ढेर सारा दहेज लेकर आएगी। बेटा कितने लालची हैं, मेरी बीवी का कत्ल कर दिया आपने। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ सच सच बता के आता हूँ। अब विशाल बेटा, तू तो मेरा बच्चा है ना? हाँ, मैं तेरी अम्मा हूँ, ये बाबूजी है। तू हमारे साथ ऐसा करेगा? तो आपने गीता के साथ क्या किया? आप लोग मेरी बीवी के कातिल हैं। इसकी सजा आपको मिलकर रहेगी। अबे रुक जा। विशाल! 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 विशाल बेटा! तो सांस नहीं ले रहा। विशाल! ये आपने क्या किया? संभालो अपने आप को सुषमा, मैं कुछ
हाँ जी, हेलो शमी, कन्हैया बोल रहा हूँ। सुन रहा हूँ सर जी। मैंने विशाल से बात कर ली है, वो बंटी से बात करने के लिए तैयार है। तो मुझे क्या करना होगा? देख तू एक काम कर, तो इसी तरह बंटी को समझा बजा के घर ले आ। जी। उससे बोल के विशाल से मीटिंग करे। विशाल को मैंने समझा दिया है, वो बंटी से बात करके उससे शांत कर लेगा। जी जी जी। सेटलमेंट समझ ले यार, ताकि पुलिस में कंप्लेन ना लिखवाए। और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। तो एक काम कर, मुझे किसी भी तरह समझा बजा कर घर ले आ। विशाल उससे अपने तरीके से बात कर लेगा, समझा? जी मैं समझ गया कन्हैया जी। जय बंसी वाले की। बंटी बेटा, कहाँ है बेटा तू? जरा दुकान में आएगा? बंटी जी। देख मैं निकलता हूँ, तू विशाल से कोई झगड़ा वगड़ा मत करियो, ठीक है? अरे शामी भाई, मैं क्यों झगड़ा करूंगा? ठीक है। विशाल? नहीं सर जी, हम तो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे देते। सर जी, वो बंटी हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है वो। और साहब, आप तो बस इतना करिएगा, हमारे साथ एक हवालदार को भेज दीजिए बस। हाँ सर जी। अरे संजीव। यस सर। जरा इनके साथ जाइए। थैंक यू सर जी। विशाल? 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 विशाल क्या हुआ? विशाल उठो। विशाल? विशाल बेटा! विशाल? विशाल! विशाल! विशाल? विशाल उठो। क्या हुआ? विशाल बेटा! उठ मेरे बच्चे। विशाल? विशाल! अरे विशाल इसकी तो सांसें नहीं चल रही। क्या? नहीं, इसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को नहीं आंटी, मैंने नहीं मारा इसे। अंकल मैंने नहीं मारा इसे। पहले तेरी वजह से हमारी बहू मर गई, अब तूने हमारे बेटे को भी मार दिया। मैंने नहीं मारा। आप छोड़िए, मैं विशाल, तूने अपने जीजे को मारा? लोगों ने बताया कि तूने उन्हें धमकी दी थी। नहीं सर, मैं तो दुकान पर था शमी भाई के साथ। उन्होंने ही कहा था कि विशाल के घर जाके सारा मामला सुलझा कर। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते? देख बंटी, इस तरह बेमतलब का गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। तो क्या करूं? मेरे हिसाब से तुझे जाकर विशाल से मिलना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? क्या होगा का क्या मतलब बंटी? तू खुद ही उस दिन कह रहा था ना, गीता की मौत से पहले रात को विशाल का फोन आया था तेरे पास, वो कुछ बताना चाह रहा था, तू कह रहा था ना? हाँ। तो उससे जाके मिल तो सही, पूछ तो ले कि वो क्या कहना चाह रहा था। देख मुझे पूरा विश्वास है विशाल के पास से ऐसा कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे गीता की मौत की गुत्थी सुलझ सके। हो सकता है ना? तू इतना क्या सोच रहा है बेटा? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दुकान बढ़ा के खुद तेरे साथ चलता हूँ, ठीक है? तू शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इंस्पेक्टर साहब, दुकान से कई बार मैं बाहर जाता हूँ, कई बार ये बाहर जाता है। अब मुझे क्या मालूम ये कब वहां गया, कब विशाल का खून करके आ गया। शामी भाई झूठ क्यों कह रहे हो? क्या आप मुझे वहां नहीं लेके गए थे? क्या आपने नहीं कहा था कि विशाल से खुद जाके बात करो? कहा था कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैं गया था क्योंकि मैंने इसे समझाया था कि विशाल तेरा जीजा है भाई, ऐसे समय में जाके उससे मिल, थोड़ा बात कर। अब दुकान बढ़ाने के बाद मैं खुद इसे साथ में लेकर गया था। अब मैं इसके पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं। आप पूछो इससे, मैं अंदर नहीं गया ना भाई, बता। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये झूठ बोल रहा है सर। चुपचाप रहे। शामी भाई मेरी बात सुनो। शामी भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चाचा मानता था मैं आपको। मम्मी पापा के गुजरने के बाद जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। अब आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और आप जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं। प्लीज शमी भाई मुझे बचा लीजिए, प्लीज।
मुझे बचा लो शम्मी भाई, बचा लो, मैं तो आपको चाचा जैसा मानता हूँ, यही सब कह रहा था। लेकिन आपको तो पता है ना कन्हैया जी, पैसे के अलावा मैं किसी को सगा नहीं मानता। ये शमी, ये कागज बंटी के मकान के तो नहीं है? ये पेपर्स हमारे हैं, इसमें लिखा है बंटी के मकान का आधा हिस्सा मेरा। आधा? क्या बारात में आए हैं? तो बारात में तो आया था भाभी, आपका बेटा विशाल और गीता की शादी तो मैंने ही करवाई थी। हाँ, और उसके लिए एक सवारी सूट और 2100 रुपए भी दिए थे हमने। कमाल है कन्हैया जी, अब ये 70-80 लाख का मकान आप अकेले गटक जाएंगे, और मेरे लिए क्या, सिर्फ एक सफारी सूट और 2100 रुपए बस? नहीं, साइन कर दीजिए। और ना करे तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगा जब विशाल का खून हुआ तब बंटी मेरे साथ था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब विशाल को हमने... मैं वो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि विशाल का खून बंटी ने नहीं किया। ये आप दोनों की जरूर कोई ना कोई चाल है जिसमें आप लोग मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप दोनों ने गीता का खून किया, फिर विशाल को जब इस बारे में पता चल गया तो विशाल को भी रास्ते से हटा दिया, और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये कहकर कि मैं बंटी को यहां लेके आऊं विशाल से बात करने के लिए। लेकिन बंटी जब यहां आया तब विशाल ऑलरेडी मरा पड़ा था। मेरी घंटी तब बजी जब बंटी ने मुझे ये सब बताया। शामी भाई, आप मुझे विशाल के पास क्यों लेकर गए थे? क्या आप जानते थे कि वो मर चुका है? जानते थे क्या? सिंपल सी बात है कन्हैया, आपका ये जुर्म छुपाने के लिए मुझे मकान का आधा हिस्सा चाहिए, बस। बंटी, हौला से कैसे निकला तू? निकला अरे तू मेरी बात तुझे अपना समझता था और तूने इनका साथ दिया, इन कमीनों का, जिन्होंने मेरी बहन और जीजा का कत्ल किया। अब चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ। वो तो ये शमी था जो हमें तुम्हारे खिलाफ भड़काता था, तुम्हारे मकान को हड़पने की बात करता था। ये आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ मैंने, झूठ तुम बोल रहे हो शमी। गीता बेटे को भी हमारे खिलाफ तुमने ही भड़काया था। हाँ, और हमें ये भी कहा था कि बंटी से एसी, मोटरसाइकिल और कार भी मंगवाएगा। और तो और बेटा, ये तेरे मकान हड़पने की भी बात करता था। हाँ। लेकिन हम भोले भाले लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कमीने लोग हैं। इसी ने तेरी बहन और जीजा का कत्ल किया। इसी ने मुझे बोला फोन करके कि तुझे विशाल से मिलने के लिए यहाँ लेके आने के लिए। पूछ इसे, बोला, बताओ इसे। अरे भगवान से कुछ तो डरो। तुम सालों ये नाटक करना बंद करो। तुम तीनों नहीं मारे उसे। मुझे मारेगा, मुसीबत परमानेंटली खत्म। मर गया साला। ये तुमने क्या किया शमी? हमारे घर में से मार डाला। अरे अब हम इसकी लाश का क्या करेंगे? वही करेंगे जो विशाल और गीता की लाश के साथ आपने किया। और हमने क्या किया उनकी लाशों के साथ? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? इसने हमारे सामने बंटी को मारा है। मैं और आप तो गवाह हैं। हंसेगा तो ये। आप लोग अभी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमने हमारे बेटे और बहू को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? इसका मतलब सच में आप दोनों ने अपने बेटे और बहू का खून किया है? हाँ, किया है। बस मजबूरी में कर दिया बेटा। सुन लिया आपने इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपने सब रिकॉर्ड कर लिया ना? हाँ, सब रिकॉर्ड हो चुका है। बंटी उठ जा। बंटी, शमी, ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ गया था कन्हैया जी, आप अगर अपने बेटे और बहू का खून कर सकते हैं तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया और सच्चाई का साथ दिया। यही दोनों मेरे बहन और जीजा के कातिल हैं। ले चलो इन दोनों को। चलो, तुम भी चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं... हाँ, तुम पर भी केस लगेगा। चलो। दहेज लेने या देने का अपराध करने वालों को कम से कम 5 साल की जेल के साथ 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। पहली बार मोटरसाइकिल, दूसरी बार एसी, तीसरी बार कार,
गीता और उसके भाई से की जाने वाली ये सारी मांगे सीधे तौर पर अपराध से जुड़ती हैं। बंटी अगर इन मांगों की शिकायत पहली बार में ही पुलिस से कर देता तो शायद उसकी बहन गीता और उसके जीजा विकास आज उसके साथ होते। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि इस तरह की मांगों को हमारे समाज ने एक रिवाज की तरह अपना लिया है। इसलिए ऐसे मामले कानून के दरवाजे तक तब तक नहीं पहुंचते जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता। इसलिए हर नाजायज मांग को सहकर पूरा करने की बजाय उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। खुशी है कि गीता के भाई बंटी ने अपनी बहन और अपने जीजा जी को इंसाफ दिलाने की ठानी और उसने एक ऐसी दंपति को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे धकेला जिन्होंने रुपए के लिए अपने सगे बेटे तक को नहीं छोड़ा। माँ बाप के पवित्र नाम पर बदनुमा कलंक लगाकर आखिर क्या मिला शम्मी और कन्हैया को? ऐसी हैवानियत, इतनी गिरी हुई सोच और लालच की सनक इंसान को सिर्फ जेल का हकदार बनाती है। वक्त आ गया है कि देश के युवा ये संदेश दें कि वो दहेज की चाहत नहीं रखते, बल्कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो पत्नी और एक अच्छे दोस्त की तरह जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ दे। अपने आसपास की और अपनी सोच में फर्क लाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की।